आवर टॉपिक इज विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी को समझने के लिए सपोज करिए हम इसको इस तरीके से देखते हैं। सॉलिड बॉडी है कोई, सॉलिड 1 एंड सॉलिड 2। जब दो सॉलिड बॉडी मोशन में आती हैं विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव टू ईच अदर, जब एक बॉडी सपोज करिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ये दो सॉलिड बॉडी है, ठीक है। अब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ऐसे देख लीजिए इसको। अब अगर ये मोशन में है दोनों एक दूसरे के रिलेटिव में, तो इन दोनों के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। अब मुझे कितना फोर्स लगाना है इस बॉडी को मूव करने के लिए, वो डिपेंड करेगा इनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। वो किस पे डिपेंड करेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो सॉलिड बॉडी मूव करती है रिलेटिव टू ईच अदर, तो एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है रिलेटिव टू ईच अदर। तो उसका रिजल्ट क्या आता है, फ्रिक्शन उसका रिजल्ट है। और कितना अमाउंट ऑफ फोर्स मुझे लगाना है मूव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वो डिपेंड किस पे करता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे। तो ये बात थी सॉलिड की। अब अगर मैं लिक्विड की बात करूं, बिल्कुल सेम है वो, जैसा मेरा दो सॉलिड के बीच में एक रिलेटिव मोशन है तो उसके अंदर फ्रिक्शन डेवलप होता है। ऐसी जब दो फ्लूइड है मेरे पास, फ्लूइड की लेयर समझ लीजिए, यहां पर फ्लूइड लेयर 1 हो सकती है, फ्लूइड लेयर 2, यानी कि यहां पर क्या है, मेरा जो फ्लूइड है वो सेम है विद डिफरेंट लेयर्स, एक दूसरे के ऊपर जो फ्लो कर रहा है। अब एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है जहां पर एक फ्लूइड 1 है, एक फ्लूइड 2 है, दोनों अलग अलग फ्लूइड है। सपोज करिए यहां पर मैं कहूं कि वाटर है, यहां पर मैं कह दूं कि ऑयल है। अब इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा, वहां पर भी एक फ्रिक्शन टाइप का ही एक फोर्स आ रहा होगा। अभी हम बताएंगे कि वो फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे। ऐसी फ्लूइड की लेयर में एक लेयर ये चल रही है फ्लूइड की, एक लेयर ये। जब पानी बहता है, आपने नदी नालों में देखा होगा, पानी ऐसे फ्लो करता है एक दूसरे के ऊपर, तभी तो उसके अंदर एक हाइट मेंटेन होती है, यानी कि एक दूसरी लेयर के ऊपर वाटर फ्लो कर रहा है आगे की तरफ। तो ये वो वाली सिचुएशन है। अब इसमें एक सिचुएशन और ये आ सकती है कि एक मेरा है फ्लूइड और एक मेरा है सॉलिड। सपोज करिए आपका जो फ्लूइड है वो सॉलिड के ऊपर फ्लो कर रहा है, यानी कि सपोज करिए ये मेरा पेपर है, इसके ऊपर मैं पानी ऐसे फेंक दूं तो पानी और सॉलिड का इंटरेक्शन होगा। दिस इज मोर और यू कैन से प्रैक्टिकल चीज है ये, क्योंकि ज्यादातर मेरा ऐसा होता है कि फ्लूइड सॉलिड के ऊपर भी है। ये वाली सिचुएशन बहुत ही कम आती है, ये वाली, ये सिचुएशन भी हमेशा रहती है। रियल सिचुएशन है, ये भी आपकी रियल सिचुएशन है तो ये भी मेरी रियल, बट बहुत कम आती है ये वाली सिचुएशन मेरे पास कि पानी और ऑयल दोनों एक साथ में फ्लो करा रहा हूं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, कम आती है। दिस इज मल्टीफेज में चला जाता है। फ्लूइड और सॉलिड की हमेशा हर बार आती है ये वाली सिचुएशन। सो इन सब सिचुएशंस में जब एक दूसरे के बीच में जो रिलेटिव मोशन है एक लेयर से दूसरी लेयर में, या एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में, या फ्लूइड और सॉलिड के बीच में, तो उनके बीच में एक फोर्स जनरेट होता है। जैसे कि सॉलिड के बीच में फ्रिक्शन था, तो यहां पर उसको हम बोलते हैं, उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि अगर मैं एक जगह ले लूं अपना हनी, शहद जिसको आप बोलते हैं, और एक जगह मैं ले लूं वाटर, कौन ज्यादा तेजी से फ्लो करेगा, वाटर करेगा, क्योंकि इसके इंटरनल जो इसकी लेयर के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है कंपेयर टू हनी। हनी के अंदर क्या है, शहद के अंदर जो लेयर मेरी है एक दूसरे के ऊपर, वो एक दूसरे को खींचती है अपनी तरफ, वो जाने नहीं देती उसको। तो इसीलिए हनी क्या है, मेरा ज्यादा रेजिस्टेंस है उसमें कंपेयर टू वाटर। आपने कभी, अगर सॉलिड और फ्लूइड का मैं एग्जांपल लूं, एक बॉल को जो है, एक बॉल लेना, मेटालिक बॉल लीजिए, और ऑयल का एक कंटेनर ले लीजिए, एक फ्लास्क ले लीजिए कोई भी ऑयल का, थोड़ा सा ऑयल उसमें डाल दीजिए। अब इस बॉल को ऑयल में डालिए, वो एक टाइम लेगी नीचे तक जाने में,
बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। ये यहां से इसका विरोध कर रहा है कि ये बोल रहा है कि मैं नहीं अंदर जाने दूंगा। पर अगर यही काम आप पानी में करेंगे, यहां पर अगर मेरा पानी है तो बड़े आसानी से रेजिस्टेंस वहां पर भी आएगा पर वो चला जाएगा। और सबसे ज्यादा इजीली ये बॉल कब जाएगी, जब यहां पर कुछ नहीं होगा, यानी कि एयर होगा। एयर में क्या है, बड़े आसानी से मेरा जो भी प्रोडक्ट है वो ट्रेवल कर सकता है विद ईज। कोई उसमें इतना रेजिस्टेंस नहीं मिलता, रेजिस्टेंस है उसमें पर इतना नहीं है जितना कि मेरे लिक्विड्स के अंदर होता है। सो दैट्स वाई, सो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, इट अपीयर्स दैट देयर इज ए प्रॉपर्टी दैट रिप्रेजेंट्स द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए फ्लूइड मोशन। उसके अंदर का जो विरोध है, आपस में अंदर का विरोध ऑफ ए फ्लूइड मोशन, जो कि उसको मोशन नहीं करने देता, और दी फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करने की, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज विस्कोसिटी। ये एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, ये लेयर जो है फ्लूइड की आपस में एक दूसरे को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराती हैं एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसके साथ, फिर कम होता चला जाता जैसे ऊपर आपका बढ़ता है। नाउ एक फोर्स, ड्रैग फोर्स को भी यहां पर समझ लेते हैं वो कैसे जनरेट हो रहा है। सपोज करिए वाटर फ्लो हो रहा है यहां से, ये क्या है आपका वाटर है, और यहां पर कोई बॉडी रखी है, कोई एक इस टाइप का पत्थर रखा है, कोई ब्लॉक रखा है, सॉलिड ब्लॉक। अब क्या होगा, यहां पर ये वाटर जो है ये फ्लो कर रहा है, जब इससे टकराएगा, जैसे इससे ये टकराएगा यहां पर, तो एक ड्रैग फोर्स यहां पर आएगा। ड्रैग मतलब फ्रिक्शनल फोर्स समझ लीजिए इसको, ड्रैग फोर्स मतलब जैसे ही इससे टकराएगा यहां पर, उस फोर्स को मैं क्या बोल रहा हूं, ड्रैग फोर्स। अब ये ड्रैग फोर्स कितना होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है, अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये कितना होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिपेंड करेगा इस वाटर की विस्कोसिटी पर। किस पे डिपेंड करेगा, वाटर की विस्कोसिटी पर। सो यानी कि इनके बीच में एक रिलेशन है। ये आप ऐसे समझ लीजिए, एक नदी है जिसमें बहुत तेज पानी बह रहा है, अगर आप उसमें खड़े हो जाएं तो क्या होगा, वो आपके पैरों पे क्या होगा, आपकी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, दैट फोर्स इज नोन एज ड्रैग फोर्स। और उस ड्रैग फोर्स कितना लगेगा वो डिपेंड करेगा इसकी विस्कोसिटी पे, यानी कि देयर इज ए रिलेशन बिटवीन दीज टू। हम ये नहीं कह रहे कि वो कंप्लीटली इसी पे ही है, बट इसका एक पार्ट इस पे है, विस्कोसिटी पे। बाकी तो इसकी वेलोसिटी, कितनी स्पीड से आ रहा है, और ये सब बहुत सारी चीजें मैटर करेगी। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, हमने डायनेमिक लिफ्ट में भी बताया था कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो में आपका आता है ड्रैग। इस डायरेक्शन में जो फ्लो है, यहां पर अगर आप कहेंगे यहां से यहां पर कितना लग रहा है ऐसे स्लाइडिंग, उसमें ड्रैग का कोई मतलब नहीं है। ड्रैग में है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। तो इसका एक पार्ट जो है वो इसकी मैग्नीट्यूड, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा विस्कोसिटी पे भी। नाउ टू ऑब्टेन अ रिलेशन फॉर विस्कोसिटी, कंसिडर अ फ्लूइड लेयर बिटवीन टू लार्ज प्लेट्स। सपोज दिस इज माई प्लेट 1 and this is my plate 2. We have two plates, बहुत लंबी ये प्लेटें हैं। अब हमें ये एक रिलेशन निकालना है विस्कोसिटी का फोर्स के साथ, तो हमने ये दो प्लेटें कंसीडर करी हैं, और ये दोनों प्लेटें क्या है मेरी, वाटर के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर मैंने डिप की हुई है। आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए एक बहुत बड़ा टैंक है जिसके अंदर मैंने बहुत दो प्लेटें मैंने अंदर डाल रखी है, उसके अंदर नीचे वाली प्लेट को फिक्स किया हुआ है, और इस ऊपर वाली प्लेट पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं F। इससे आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा होगा, जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ रहे थे तो वहां पर भी एक टाइप से हमने एक काम किया था कि जैसे एक एनसीईआरटी में एग्जांपल भी दिया है कि बुक के ऊपर जब मैं फोर्स लगाता हूं तो वो ऐसे स्लाइड होता है ऊपर। जब मैं एक ऊपर पैरेलल, टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस अगर मैं लगाता हूं, ये मैं यहां पर फोर्स लगा रहा था और यहां से वो फिक्स थी, तो आपने एक शियर स्ट्रेन और स्ट्रेस करके कैलकुलेट किया था, अगर आपको याद हो इस एंगल के साथ। तो सेम सिचुएशन यहां पर भी है, मैं यहां पर एक पैरेलल, कांस्टेंट पैरेलल फोर्स लगा रहा हूं इस वाली प्लेट पे, और इसको मैंने फिक्स रखा है। तो जब ऐसा करेंगे तो ये फोर्स जो है इसको कंटिन्यूअसली मूव करता चला जाएगा एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ये तो फिक्स है, आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं कांस्टेंट फोर्स, तो ये आगे की तरफ मूव करती चली जाएगी प्लेट, आगे की तरफ एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ।
अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लूइड है, यहां पर जो फ्लूइड है उसको बना देता हूं मैं। यहां पर जो मेरा फ्लूइड है अंदर की तरफ, जो ऊपर वाली लेयर से मेरा चिपका हुआ है, फ्लूइड पूरे में ही है क्योंकि एक बहुत ही बड़े लार्ज टैंक के अंदर हमने ये 2 प्लेटें कंसीडर करी हैं। अब क्या होगा, जब ये आगे की तरफ मूव करेगी तो ये अपने साथ इन फ्लूइड की लेयर को भी लेके जाएगा। आप ये एक्सपेरिमेंट छोटे से उसमें भी कर सकते हैं। तो उस प्लेट के साथ जो फ्लूइड चिपका हुआ है यहां पर, वो इसको अपने साथ लेके जाएगा आगे की तरफ। और ध्यान देने की चीज है कि वो किस स्पीड के साथ जाएगा, जिस स्पीड के साथ मेरा ये प्लेट मूव करेगी वही सेम स्पीड इस फ्लूइड की भी होगी जो इसके पास है। और जो शियर स्ट्रेस इस फ्लूइड लेयर पे जो डेवलप होगा, जैसा कि हमने यहां पर भी देखा था सॉलिड के केस में, एक बुक का एग्जांपल जो मैंने अभी आपको यहां बताया, तो यहां पर भी एक शियर स्ट्रेस मेरा जनरेट होगा। वो शियर स्ट्रेस मेरा क्या होगा, इसको मैं टाउ से डिफाइन करता हूं, F अपॉन A। F इज द फोर्स, अप्लाइड फोर्स, एंड A इज द सरफेस एरिया यू कैन से, और यू कैन से द कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन द प्लेट एंड द फ्लूइड। और यहां पर एक चीज नोट करने की भी कि जो फ्लूइड लेयर है मेरी, ये जो फ्लूइड लेयर है वो डिफॉर्म हो रही है कंटिन्यूअसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस शियर स्ट्रेस। जो ये शियर स्ट्रेस है इसको डिफॉर्म भी तो कर रहा है, यहां पर डिफॉर्मेशन हो रहा है। आपने अगर स्ट्रेस की डेफिनेशन अगर आप याद करें तो उसमें आपको जो फोर्स लगता था दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स। स्ट्रेस की जब भी बात होती है तो डिफॉर्मिंग फोर्स की बात आ जाती है। तो ये फोर्स क्या है, या आप ये कह लीजिए ये जो स्ट्रेस है यहां पर, इसके अंदर एक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहा है लेयर के अंदर, फ्लूइड के अंदर। अब जो फ्लूइड मेरा बॉटम लेयर पर है यहां पर, जो कि फिक्स है, वो प्लेट क्या है मेरी, फिक्स है, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या है इस फ्लूइड लेयर की, 0 है, क्योंकि ये तो मूव नहीं कर रहा है। इसका जो मोशन है, वेलोसिटी है, वो मेरी 0 है। इस प्लेट की वेलोसिटी 0 है तो इस फ्लूइड की वेलोसिटी भी मेरी 0 होगी। ये मेरी है प्लेट की और ये है मेरी फ्लूइड की। और यहां पर एक टर्म आती है जो कि ध्यान देने की है, जब वेलोसिटी मेरी 0 है, वेलोसिटी क्या है मेरी 0, तो वो कैसी कंडीशन हो गई, नो स्लिप। अब इनके बीच में नो स्लिप कंडीशन आ गई है। इसके ऊपर ये स्लिप नहीं हो रही है, एक तरीके से चिपक गई है पूरी तरह इसके ऊपर। देयर इज नो स्लिप कंडीशन एट दिस प्लेट, देयर इज नो मूवमेंट बिटवीन फ्लूइड लेयर एंड द प्लेट। तो यहां पर हमने बोल दिया नो स्लिप कंडीशन बिकॉज योर वेलोसिटी इज 0। अब आपने एक चीज तो देख ली कि यहां पर, अब मैं इसको यहां पर बना रहा हूं एकदम सिंपल, यहां पर वेलोसिटी है मेरी 0 और यहां पर है मेरी वेलोसिटी v। सपोज करिए वेलोसिटी है मेरी यहां पर v और यहां पर 0 है। तो अब यहां से इस प्लेट तक 1 से 2 तक मेरा बीच में कोई वेलोसिटी, एक ग्रेडियंट बन रहा है फ्रॉम 0 टू v। आप देख रहे हैं ना, ये तो मोशन में है, ये फिक्स है, यहां पर 0 है। अब 0 से इसको एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाना है। सपोज करिए अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड बोल देता हूं, यहां पर मैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको लेके जा रहा हूं। अब 0 से 5 में मुझे इसको वेरी करना है, तो वो कैसे वेरी होगा, तो ये इस तरीके से, अगर मेरा फ्लो लेमिनार और टर्बुलेंट हमने बताया था आपको, लेयर वाइज लेयर, देयर इज नो रीसर्कुलेशन इन द फ्लो। कैसा है मेरा, लेमिनार फ्लो है और मेरा स्टेडी फ्लो है। फ्लो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, जो वेलोसिटी एक बार फिक्स होगी अपनी लोकेशन के हिसाब से वो फिक्स रहेगी, दैट इज स्टेडी फ्लो। तो अब यहां पर हमने कंसीडर किया लेमिनार स्टेडी फ्लो जब मेरा हो रहा है बिटवीन 2 प्लेट्स 1 एंड 2 इन विच इस प्लेट की वेलोसिटी 0 है और इस प्लेट की वेलोसिटी मेरी कुछ वैल्यू है। यहां पर तो हमने एग्जांपल लिया था कुछ वैल्यू है, तो क्या होगा, आपकी जो वेलोसिटी है वो लीनियरली वेरी करेगी फ्रॉम 0 टू v। 0 टू v वो क्या करेगी, लीनियरली वेरी करेगी, एंड एक वेलोसिटी प्रोफाइल और एक वेलोसिटी ग्रेडियंट वो आपको देगी यहां पर इस डिस्टेंस के ऊपर। क्या डिस्टेंस है मेरा यहां से यहां तक, सपोज करिए ये डिस्टेंस है मेरा l, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है l, और मेरी वेलोसिटी जो है वो ऐसे वेरी कर रही है यहां पर। यानी कि अगर मैं इसका यहां पर इस तरीके से एक वेक्टर फॉर्म बनाऊं इसकी, तो ये क्या बन रहा है इस टाइप से। तो इस पॉइंट पे आके वेलोसिटी मेरी पूरी 5 मीटर पर सेकंड है, जो कि मैंने एक एग्जांपल लिया था, या v मीटर पर सेकंड है। यहां पर
कुछ होगी, यहां पर जीरो है, यहां पर फिर बड़ी 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 ऐसे बढ़ती है जा रही है। अगर मैं इसका ऐसे ग्राफ प्लॉट कर दूं वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस लेंथ, तो ये एक तरीके से यहां से जीरो से शुरू हुई है और ऐसे लीनियरली ये वेरी करती जा रही है मेरी वेलोसिटी इस टाइप से। तो यहां पर आपका क्या डेवलप हो रहा है, एक वेलोसिटी का ग्रेडियंट बन रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। जब भी मेरी कोई चीज चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस तो मैं उसको क्या बोल देता हूं, ग्रेडियंट। तो यानी कि यहां पर अगर मैं ग्रेडियंट की बात कर रहा हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं डिफरेंशियल फॉर्म में। तो डिफरेंशियल फॉर्म के लिए मैं कहता हूं कि यहां पर मैंने अज्यूम किया u इक्वल्स टू जीरो था, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, और या कह लीजिए इस लोकेशन पे वेलोसिटी जीरो थी और इस लोकेशन पे मेरी वेलोसिटी हो गई u इक्वल्स टू v। तो मैं इसका ग्रेडियंट कैसे लिखूंगा, du अपॉन dy या dl, यहां पर y नहीं ले रहे हम इसको, या y ले लीजिए। अगर मैं इसको लिखता हूं कि एक मेरा प्लेन है, ये मेरा x है और ये मेरा y है, ये मेरी x डायरेक्शन है और ये मेरी y डायरेक्शन है, तो मैंने लिखा du इन y डायरेक्शन, du विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू कितना होगा, v बाई एल, u इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से यहां तक मेरा क्या हो गया v और ये हो गया मेरा l, डिस्टेंस हो गया मेरा l। तो ये आ गया मेरा एक वेलोसिटी ग्रेडियंट। और ये हमेशा याद रखना कि l क्या है, मेरा वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल। तो जब भी आप इसकी बात करेंगे वेलोसिटी प्रोफाइल की तो वर्टिकल डिस्टेंस आएगा उसमें, ना कि हॉरिजॉन्टल। तो कोई भी फ्लूइड, इसको ऐसे इमेजिन करिए कि आपने जो पानी है, पानी लिया कंटेनर में और इसके ऊपर ऐसे फेंक दिया, तो जब वो इसके ऊपर फेंका तो एक लेयर बना के वो गया सरफेस के ऊपर, वो जो लेयर बना के गया, अब आपकी जो बॉटम सरफेस है वो तो फर्श है या ये पेज है वो तो फिक्स है मेरा, तो यानी कि ये फिक्स है और ऊपर वाला जो क्या है मोशन में है, इसको जिसको मैंने इस प्लेट से दिखाया है। इन एक्चुअल तो ऐसी कोई प्लेट होगी नहीं, तो इन एक्चुअल क्या होगा कि ऊपर वाली लेयर हमेशा मोशन में ही रहेगी और नीचे वाली क्या है उसकी चिपक जाएगी सरफेस के ऊपर, क्लोज टू, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि चिपक जाएगी, थोड़ा सा मोशन होता है बट इट इज कंपेयर टू टॉप सरफेस, वो हम इग्नोर कर देते हैं। तो आपकी वो मोशन में जा रही है ऊपर वाली और नीचे की जीरो वेलोसिटी पे होगी, तो ये वो सिचुएशन बनती है कि एक बाउंड्री लेयर टाइप की उसकी सरफेस पे बन जाती है। अब यही सेम चीज आप सोच रहे होगे कि अगर मैं, ये तो दो इसके अंदर है, अगर मैं एक यही वाली फर्श वाली इमेजिन करूं कि ये मेरा एक फर्श है और इसके सरफेस पे मैंने फ्लो करा दिया तो क्या होगा, तो उस केस में भी आपकी इसी टाइप से ही बाउंड्री लेयर बनेगी, इस टाइप से आपकी ये बाउंड्री लेयर इस टाइप से बन जाएगी। और आपकी जो फाइनल वेलोसिटी जो आप मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट लेके, सपोज करिए वो 5 मीटर या 10 मीटर पर सेकंड थी, जब आपने यहां से फेंका, आपने क्या है यहां से पानी फेंका 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो एक सर्टेन हाइट पे ही वो आपको 10 मीटर पर सेकंड मिलेगी, ना कि यहाँ 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 यहाँ। और ये जो डिस्टेंस होता है बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है, ऐसा नहीं है कि आपको ये 20-25 मतलब कि सेंटीमीटर में मिल जाएगा या mm में मिलेगा आपको, बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है, या आप वैसे मेजर भी नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया था, इसको केवल आप विजुलाइज कर सकते हैं। और इसी लेयर के अंदर सारी कहानी चलती है फ्लूइड की, जो मेन कहानी चलती है फ्लूइड की, जो माइक्रो लेवल पे काम होता है वो यहीं पर होता है। अब इसको कोरिलेट कर देते हैं सॉलिड से। सॉलिड से कैसे कोरिलेट करेंगे हम इसको, कि आपको थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा कि आपने एक बुक लिया था, इस टाइप की एक बुक थी या कोई बॉडी थी, डिफॉर्म होने के बाद ये एक ऐसे एंगल बना रही थी यहां पर थीटा, यहां से हम एक एफ फोर्स लगा रहे थे और यहां हमने ये इसको फिक्स किया था, और यहां पर आपने कैलकुलेट किया था डेल्टा एक्स और ये था आपका एल, जिसको कि मैंने अभी यहां पर ये लिया है डेल्टा एक्स बाई एल। आपने क्या लिखा था वहां पर, उसको बोला था आपने स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, डेल्टा एक्स बाई एल आपने उसको लिखा था शियर स्ट्रेन। ये सॉलिड और लिक्विड में ये डिफरेंस है, वहां पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्ट्रेस जो है सॉलिड के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन सॉलिड के अंदर, और स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन रेट, यहां पर आता है रेट, किस रेट के साथ वो चल रहा है। अब यहां पर जो रेट है वो एक तरीके से टाइम के साथ आ गया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट के लिए हमने क्या लगा दिया यहां पर, टाइम, यानी कि डेल्टा एक्स बाई एल इंटू डेल्टा टी। ये क्या आ गया आपका, डेल्टा एक्स बाई एल इंटू डेल्टा टी, दिस इज रेट, ये हो गया आपका रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब डेल्टा एक्स बाई एल और टी आपका क्या बनता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी बाई एल, दिस इज योर स्ट्रेन
ये क्या बन गया आपका स्ट्रेन रेट। ठीक है, तो जब भी फ्लूइड की बात करेंगे तो हम इसकी बात करेंगे, सॉलिड की बात करेंगे तो ये है आपका। तो फ्लूइड और सॉलिड में यही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस। नाउ कम टू दी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अभी तक तो आपने विस्कोसिटी को समझ लिया होगा आई थिंक, जो इनके अंदर रेजिस्टेंस जो आ रहा है, यही सब विस्कोसिटी चल रही है। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आया आपका, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस अपॉन, क्या आ जाएगा आपका, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। वहां पर शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन क्या था, यंग मॉडुलस, या शियर की बात कर रहे हैं तो हम वहां पर बोल रहे हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या शियर मॉडुलस हम बोल रहे हैं। यहां पर हम इसी चीज को बोल रहे हैं शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, बस यहां पर रेट लगा दीजिए तो आपका बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। So your coefficient of viscosity comes out to be shear stress denoted by tau, shear strain rate du upon dy. So हम इसको कैसे लिख सकते हैं फिर, and coefficient of viscosity is generally denoted by and as per NCERT mu. mu से हम इसको डिनोट करते हैं, then tau equals to comes out to be mu times du upon dy. एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट म्यू क्या हो जाएगा आपको, टो इंटू, आपने डी यू अपॉन डी वाई क्या लिखा था वहां पर, ये तो इसकी डिफरेंशियल फॉर्म, वैसे क्या आया था आपका डी वी बाई एल, यू इक्वल्स टू वी एंड एल आपका, डी वाई क्या है आपका एल। सो यहां पर हम पुट कर सकते हैं इसको, टाउ म्यू इक्वल्स टू वाई ऊपर गया यानी कि एल अपॉन वी। So this is your coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity and also known as, you can say, dynamic viscosity. Dynamic viscosity. Or you can say absolute viscosity. एंड इसकी यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ म्यू kg ms, और ns क्या हो जाएगी, पर मीटर स्क्वायर, या एक और यूनिट में ये चलता है पास्कल सेकेंड, और यू कैन से सेंटीपोज। अगर आपको याद हो तो आपने ये इस टाइप का यंग मॉडुलस पढ़ा था, जो कि क्या था आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, ये मेरा स्ट्रेस, ये स्ट्रेन, आपने इस टाइप से स्टील के लिए इस टाइप से कर्व पढ़ा था। इसमें जो इसकी स्लोप थी आपको याद होगा, इस स्लोप को हमने बोला था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या था ये मेरा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस। रिकॉल करिए जरा। अब यहां पर मैं अगर एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, इस फॉर्मूले के बेसिस पे, सपोज करिए ये मैं लिखता हूं टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, या ये भी लिख सकते हैं आप यू वी बाई एल भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, बट ये एक रेट है, दैट्स वाई आई विल ऑलवेज प्रीफर टू राइट इन डिफरेंशियल फॉर्म। अब मैं अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ये बनाया मैंने, यहां पर आप ले लेते हैं शियर स्ट्रेस, ये हुआ मेरा शियर स्ट्रेस, और नीचे मैंने ले लिया स्ट्रेन, यहां पर क्या है ये स्ट्रेन रेट डी यू अपॉन डी वाई, बन गया सिमिलर स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन, और उसमें एक कांस्टेंट आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अब यहां पर क्या होगा, सपोज करिए यहां पर डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड के लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, अगर एक ये हो गया इस टाइप से, ये मेरा है ऑयल का, ये है मेरा वाटर का। अब अगर आप इसकी स्लोप कैलकुलेट करेंगे यहां पर,
अगर मैं इसको बोलता हूँ ए, दिस इज बी, तो आपका यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू इक्वल्स टू ए अपॉन बी, या ए क्या है आपका, टाउ है, अपॉन में डी यू अपॉन डी वाई। सो कहने का मतलब यह है जैसे वहां पर स्लोप आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस दे रही थी, यहां पर जो स्लोप है वो आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देगी, यानी कि स्लोप ऑफ दिस कर्व, इनके बीच का जो कर्व होगा, विल गिव यू म्यू, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये हमें याद रखना है और इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। और अगर आप यहाँ पर फोर्स की बात करें, क्योंकि हम बार बार फोर्स की बात कर रहे थे कि इंटरनल फोर्स है, दिस इज इंटरनल फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, लेयर्स के बीच का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसने इसको जाने नहीं दे रहा, ये इसको नहीं जाने दे रहा, ये इसको नहीं जाने दे रहा, ये इसको नहीं जाने दे रहा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक इस तरीके की एक प्रोफाइल बन जाती है इस टाइप से। तो ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। अब अगर मैं फोर्स की बात करूं, जो इंटरनल फोर्स है इसके अंदर, वो क्या होगा, स्ट्रेस तो आपका जनरेट होता है, पर इंटरनल फोर्स क्या होगा आपका, यहां पर इंटरनल फोर्स आपका होगा, इंटरनल फोर्स क्या होगा आपका, फोर्स होता है आपका स्ट्रेस इनटू एरिया, सो टाउ इनटू, ये आपका क्या है, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा यहां पर। अब आपका टाउ क्या है, म्यू ए डी यू अपॉन डी वाई, या म्यू ए वी बाई एल, ये आपका फोर्स आ गया। अगर कभी न्यूमेरिकल में फोर्स कैलकुलेट कराए तो सीधा उसमें एरिया की मल्टीप्लाई कर देनी है शियर स्ट्रेस में। सो दिस इज हाउ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड। आप इस ग्राफ से ही अंदाजा लगा सकते हैं, एयर में देखिए कितना कम रेजिस्टेंस है, देन उसके बाद वाटर, फिर ऑयल। अगर आप हनी की बात करेंगे तो वो कहीं यहां पर आ जाएगा आपका, ठीक है। जैसे जैसे इसकी स्लोप बढ़ती जाएगी उसका मतलब है कि विस्कोसिटी उसके अंदर बढ़ रही है। सो स्लोप ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन रेट कर्व विल गिव यू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल कई बार इस फॉर्म में भी वो आपको दे सकता है और पूछ सकता है कि किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत बार दिया हुआ है जेई एडवांस या जेई मेंस में। सो ये आपको पता होना चाहिए। देन एक आता है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, फ्रीक्वेंटली आप जब भी फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट ट्रांसफर की बात करेंगे तो आपको डायनेमिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी को मैं म्यू लिख लेता हूं, अभी हमने डिफाइन किया है, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी बोथ आर सेम चीज है दोनों। तो म्यू अपॉन में रो अगर आप कर देंगे, डायनेमिक विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो उसको हम बोल देते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और इसकी कॉमन यूनिट्स जो है वो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, मीटर स्क्वायर यूनिट। दिस इज जस्ट फॉर कन्वीनियंस, क्योंकि आप ये वाली टर्म बहुत बार देखेंगे, म्यू के नीचे रो बहुत बार मिलेगा, देन जब हम इसको रो से डिवाइड करते हैं देन इट कम्स आउट टू बी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये आपको याद रखना है, और इसको मैं इक्वल टू 1 स्टोक के बराबर भी है। इन लिक्विड्स, अगर मैं लिक्विड्स की बात करता हूं, इन लिक्विड्स जनरली इन जनरल लिक्विड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल। लिक्विड्स क्या है आपके, इनकॉम्प्रेसिबल रहते हैं, यानी कि उसमें डेंसिटी आपकी कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट। और आपका गैसेस में क्या है, आपकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी जिसको आप रो से डिनोट करते हैं, ये कांस्टेंट नहीं होती, ये वेरिएबल होती है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, विद रिस्पेक्ट टू। इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब क्या है, डी रो अपॉन डी पी इक्वल टू 0। यहां पर डी रो अपॉन डी पी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर डेंसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही है। तो यानी कि जो आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का रोल प्ले में आता है यहां पर गैसेस के केस में, बिकॉज डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अगर आपको मैं बात करूं लिक्विड्स के अंदर, अगर आप लिक्विड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स के अंदर बात करेंगे तो काइनेमेटिक और डायनेमिक विस्कोसिटी में ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, बिकॉज डेंसिटी इज कांस्टेंट। सपोज करिए आपने एट
20 डिग्री सीट मेरा टेम्परेचर है और प्रेशर है मेरा 2 एटमॉस्फेरिक। यहाँ पर एक μ1 निकाला, μ इक्वल्स टू μ1, एंड इसको जो डिनोट करते हैं वो मैं भूल गया बताना, न्यू से डिनोट करते हैं। सो न्यू इक्वल्स टू μ1। सो जब आप इसको सेम टेम्परेचर पे बट प्रेशर आपने यहाँ पे 3 एटमॉस्फेरिक कर दिया, अब आप म्यू को देख रहे हैं तो म्यू की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी मोर और लेस। ये हम एयर की बात कर रहे हैं, बट जो आपका न्यू है वो न्यू 2 हो जाएगा, सब कुछ और वैल्यू हो जाएगी। अभी मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जब आप प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी चेंज हो रही है एयर की, यानी कि गैसेस की। अगर यही चीज मैं लिक्विड की बात करूंगा तो लिक्विड के केस में म्यू इक्वल्स टू μ1 रहेगा, न्यू इक्वल्स टू μ1। तो यहां पर आने के बाद भी ये दोनों सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा लिक्विड्स के अंदर। सो इसका जो रोल है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का गैसेस के अंदर, बहुत बड़ा रोल आ जाता है फिर इसका। अब विस्कोसिटी को टेम्परेचर के साथ देख लेते हैं कैसे बिहेव करती है इन लिक्विड और गैसेस में। तो एक मेरे पास एक ग्राफ है, उसके थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। ये आपका है म्यू और ये है आपका टेम्परेचर। अगर म्यू ना लिखें तो इसको सीधा विस्कोसिटी लिख लें, कभी आप कंफ्यूज होगी डायनेमिक है या काइनेमेटिक है। ये जनरल हमने विस्कोसिटी लिख लिया यहाँ पर। सो जो आपका लिक्विड है, लिक्विड के अंदर जो आपकी विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में तो आपकी विस्कोसिटी क्या है, घट रही है। और गैसेस के केस में ये उल्टा चलता है, आपका क्या है, विस्कोसिटी बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। दिस इज फॉर गैसेस एंड दिस इज फॉर लिक्विड्स। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। आप ये घर पे भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। आप पानी को गर्म करें और पानी की थिकनेस देखना आप, वो कम हो जाएगी, तभी कहते हैं पानी को गर्म करके पीना चाहिए। मतलब ये वन ऑफ द रीजन है, ऐसा नहीं कि इसकी वजह से ही करना चाहिए। आप अगर हनी को, शहद को, कितना विस्कस रहता है वो आपका बहुत ज्यादा रहता है, अगर आप इसको गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाता है, बहुत ही हल्का हो जाता है, ढीला सा पड़ जाता है, एकदम से वाटर टाइप के जैसे बिहेव करता है। तो उसको क्या, अपनी विस्कोसिटी को गिरा देता है लिक्विड। बट गैसेस में जब आप एयर को, जब आप हाई टेम्परेचर देंगे, वो आप कर नहीं पाएंगे। एयर को आप कैसे ट्रैप करेंगे और कैसे टेम्परेचर देंगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, और उसको आप विजुलाइज भी नहीं कर सकते गैसेस को। सो ये वाला एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि विस्कोसिटी ऑफ गैसेस क्या है, वो इंक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ऑपोजिट चलता है। तो ये ग्राफ दिमाग में रखना आप। वैसे जो गैसेस के अंदर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप शायद पढ़ा होगा आपने, ये किस तरीके से वेरी करता है, म्यू ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, इस टाइप से चलता है ये। और जिन बच्चों को ज़्यादा क्यूरियोसिटी है तो मैं उनको और आगे थोड़ा सा बता देता हूँ। आपके सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी के, ना ये है, ना ये है, ना ये है। गैसेस इस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के हैं। फिर एक सदरलैंड लॉ है, इसमें सदरलैंड लॉ है विस्कोसिटी के अंदर, डायनेमिक विस्कोसिटी का रिलेशन है वो ए टी रेज टू द पावर 1/2 1 प्लस बी बाई टी। टी इज योर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ए बी क्या है, वो एक्सपेरिमेंटल है। ये एक्सपेरिमेंटल, ये एम्पेरिकल रिलेशन है बेसिकली आपका फॉर गैसेस, एम्पेरिकल रिलेशन। ये थ्योरेटिकल रिलेशन है। और लिक्विड्स के लिए यही एक आपका एम्पेरिकल रिलेशन क्या है, ये है। दिस इज फॉर लिक्विड्स। म्यू इक्वल्स टू ए 10 रेज टू द पावर बी टी माइनस सी। ए बी सी ऑल थ्री आर एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट, ये एक्सपेरिमेंट से आते हैं आपके। टी आपका टेम्परेचर है। तो इस तरीके से डायनेमिक विस्कोसिटी आपकी वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन लिक्विड्स, एंड फॉर गैसेस ऐसे वेरी करती है। ये दोनों क्या है, एकदम रियल प्रैक्टिकल है, ये सदरलैंड ने किया था। सो नेक्स्ट इज स्टोक्स लॉ। इन फ्लूइड डायनेमिक्स स्टोक्स लॉ इज एन एम्पेरिकल लॉ। एक एक पॉइंट को समझते रहिए साथ के साथ। एम्पेरिकल लॉ है मेरा एक्सपेरिमेंटल लॉ, यानी कि स्टोक्स ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उससे कुछ फाइंड आउट किया। क्या फाइंड आउट किया ये देखते हैं। फॉर दी फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए उसने किया है जो कि स्फेरिकल है, सभी जगह अप्लाई नहीं होगा, स्फेरिकल के लिए किया है उसने। विद वेरी स्मॉल और लो स्पीड, जो कि बहुत ही स्मॉल और लो स्पीड में उसने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था फ्रिक्शनल फोर्स या ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। लो स्पीड को हम लो रेनॉल्ड नंबर भी बोलते हैं। स्पीड को हम रेनॉल्ड नंबर से भी डिफाइन करते हैं, बिकॉज रेनॉल्ड नंबर है आपका इनर्शिया अपॉन में विस्कस, ये आपका रेनॉल्ड नंबर होता है। सो लो रेनॉल्ड नंबर इन ए विस्कस फ्लूइड।
अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये फ्लूइड क्या है हमारा, विस्कस है। अगर आप अपना बर्नौली इक्वेशन वाला एजम्पशन याद करें, उसके अंदर हम इनविसिड फ्लो ले रहे थे, बट यहाँ पर रियल फ्लूइड आ गया है। यहाँ पर आपकी कोई बर्नौली वगैरह कोई हेल्प नहीं करेगी यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज दिस इज विस्कस फ्लूइड। ड्राइव्ड बाय जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स इन 1851 में गैब्रियल स्टोक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था टू डिटरमाइन ड्रैग फोर्स। बहुत ही कम स्पीड पे उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, ड्रैग फोर्स क्या है आपका, या फ्रिक्शनल फोर्स आपका क्या है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। यहाँ पर अगर मैं आपको लिक्विड की बात करूँ, सपोज करिए इसके अंदर एक लिक्विड है और यहाँ से मैं एक बॉल इसके अंदर ड्रॉप कर रहा हूँ, तो बॉल मेरी इसके अंदर आएगी। अब जब ये मूव कर रही है मेरी बॉल यहाँ से फिर यहाँ पर आ रही है, तो ऐसे इसका मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर जब ये इसके अंदर मूव कर रही है तो इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस फील हो रहा है। भाई वाटर का एक रेजिस्टेंस है जो इस बॉल की सरफेस पे, इसीलिए बॉल क्या है पानी के अंदर आप डाल के देखेंगे तो बहुत आराम से आएगी अंदर। जैसे कि आप प्लास्टिक की तो नहीं डाल सकते, कोई अगर आपके पास कांच की बॉल आती हैं उनको डाल के देख लीजिए कितने आराम से वो अंदर जाएगा। या आप मेटेलिक बॉल हैं जो बियरिंग होती है आपकी साइकिल में जो होती है, वो डाल के देखिए, जो पानी में डूब सके जो चीज़, उसको डाल के देखिए, वो बहुत ही आराम से अंदर आएगा। तो उसके ऊपर उसकी सरफेस पे, यहाँ पर मैं अलग से बना रहा हूँ ये बॉडी, उसकी सरफेस पे एक फोर्स लग रहा है। इसकी सरफेस पे क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है। उस फोर्स को हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स। लिफ्ट पढ़ा था तो उसके अंदर एक अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो था, एक नॉर्मल टू द फ्लो था। तो अलोंग द डायरेक्शन को हमने बोला था ड्रैग फोर्स और नॉर्मल वाले को हमने बोला था लिफ्ट फोर्स। अब ड्रैग फोर्स भी आपके दो टाइप का हो सकता है। एक तो जो इसकी सरफेस जो रफनेस है उसकी वजह से होगा, फ्रिक्शन की वजह से, प्लस एक प्रेशर की वजह से होगा। बट हम जनरली इसको एक टोटल ड्रैग की फॉर्म में कंसीडर कर लेते हैं। आपका इतना डिटेल नहीं है तो आप इसको ध्यान रखें कि इसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स है। अब इस ड्रैग फोर्स का एक और नाम है इस केस में जहां पर मेरी वेलोसिटी बहुत ही लो है और ये बहुत ही आराम से नीचे जा रहा है, तो इसको मैं बोलता हूं कि विस्कस फोर्स। इसने यहां मेंशन किया है, अगर मेंशन किया है कि भाई बहुत ही लो वेलोसिटी है तो उस केस में मैं इसको विस्कस फोर्स का नाम दे दिया मैंने इसको। यानी कि यहां पर विस्कोसिटी डोमिनेट करेगी। जब बहुत ही लो स्पीड होती है तो मेरी विस्कोसिटी डोमिनेट करती है। अब ये स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल के लिए आपका लो स्पीड पे बॉल कैसी है मेरी, स्फेरिकल बॉल है। और वो क्या है मेरी, ये तो हो गया मेरा ज्योमेट्री, स्फेरिकल बॉल। वेलोसिटी की कैसी है उसकी, लो, बहुत ही कम वेलोसिटी है। दूसरी चीज आपकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी लो हो गई। और किन चीजों पे वो डिपेंड करेगा, फोर्स। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, हमें फोर्स का डिपेंडेंसी चाहिए। किस किस पे मेरी डिपेंडेंसी है, एक तो स्फेरिकल बॉल हो गई, दूसरा वेलोसिटी हो गई, तीसरा विस्कोसिटी हो गई, और एक उसका एरिया या आप बोल लीजिए रेडियस। स्फेरिकल बॉल है उसका रेडियस। तो आपका जो एफ है ये ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स है, ये डिपेंड करेगा आपका इन चीजों पर। विच मीन्स, सो एज पर योर एनसीईआरटी मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, 6 पाई आपका म्यू हो गया आपका विस्कोसिटी, देन उसमें ए रेडियस को आपका ए से डिनोट किया है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ए इज द रेडियस। यहाँ पर एरिया नहीं है, उसने रेडियस कंसीडर किया है, या डायमीटर आप कर सकते हो। विस्कोसिटी आपकी म्यू, वेलोसिटी वी, ये वेलोसिटी हो गई आपकी वी। सो एज पर एनसीईआरटी दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रैग फोर्स एंड एम्पिरिकल पैरामीटर्स। ये सारे के सारे पैरामीटर जो हैं उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था तब ये उसने निकाला था ये रिलेशन। ऐसा नहीं कि कोई ड्राइव करके इसने निकाला है, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अब ये आया कैसे है, एक्सपेरिमेंटल तो है, सीधा डायरेक्ट तो नहीं आ गया होगा, कुछ रिलेशन तो इसने भी यूज़ किए होंगे। तो वो मैं एक बार आपको जल्दी से बता देता हूँ, पर वो आपके कोर्स में नहीं है। अगर मैं 11th स्टैंडर्ड की बात करूँ वो कोर्स में नहीं है, बट बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये आता कहाँ से, ऐसे डायरेक्ट लिख दिया है इन्होंने, ये आया कैसे है। तो 2 लाइनों में मैं वो आपको बताते देता हूँ।
जिनको ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि ये आया कैसे है, तो उनके लिए मैंने ये चीज़ें मैं बता देता हूँ कि आया कैसे है। CD होता है मेरा कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहता है मेरा, ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग होता है डिफरेंट डिफरेंट सरफेसिस का। जैसे एक मेरी सरफेस है स्फेरिकल, एक है मेरा सिलेंड्रिकल, एक है मेरा रेक्टेंगुलर, तो उनकी जो टोपोलॉजी है उसके बेसिस पे एक कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग होता है। ये सरफेस फिनोमिना है कंप्लीटली। तो इसके ऊपर क्या है मेरा 24/RE। अगेन एक ये एम्पिरिकल है फॉर लो वेलोसिटी, वेरी वेरी लो वेलोसिटी, लो वेलोसिटी, या आप कह लीजिए लेमिनार फ्लो, जो आपने पढ़ा था लेमिनार फ्लो। ठीक है। अब एक है मेरा ये ड्रैग फोर्स होता क्या है, इसको फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग इनटू एरिया ρv²/2। अब ये कहां से आया है उसको बताने बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये मेरा लेक्चर, और इसका जो है ना सिलेबस के हिसाब से हमें चलना चाहिए। ये तो मैं आपको बस दिखा रहा हूं कि ऐसे नहीं कि एकदम डायरेक्ट आ गया है। FD = CD/A ρv²/2। दिस इज योर ड्रैग फोर्स। यहां पर CD की वैल्यू रख दीजिए 24/RE। RE आपका होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। और इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स को जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो ρVD/μ आता है। आप नेट पे भी सर्च करेंगे रेनॉल्ड नंबर, वो आपका ऐसे आ जाएगा। अब 24/RE, एरिया है आपका π/4d², d इज द डायमीटर, ρv²/2। अब जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी दैट इज 3πμvd। डी क्या है आपका, यहाँ पर डायामीटर है। अगर आप इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर डी है, बट यहाँ पर क्या है आपका ए जो है वो रेडियस है। तो जब मैं इसको रेडियस की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा ये 2r, तो हो जाएगा 6πμvr। यही सेम चीज़ है जो यहाँ पर है। तो ये ऐसे ड्राइव होके आया है। अब इसकी कहानी में जाएंगे तो और लंबा चलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताना, मैं आपको ये भी बता दूंगा ये कैसे आया है। अब यहां पर देख लेते हैं एक चीज और, दी स्टोक्स लॉ इज एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ रिटार्डिंग फोर्स। यहां पर क्या आ गया, रिटार्डिंग फोर्स व्हेन योर एक्सीलरेशन इज 0। अब उसमें देख लेते प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। दिस स्टोक्स लॉ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हम ऑलरेडी ये एक्सप्लेन कर चुके हैं और प्रूव कर चुके हैं। स्टडी इट्स कॉन्सिक्वेंस ऑन ए ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू ए विस्कस मीडिया। सो स्टोक्स लॉ यहां पर हेल्पफुल है। कोई ऑब्जेक्ट अगर फॉल कर रहा है एक विस्कस मीडिया में, विस्कस मीडिया जहां पर विस्कोसिटी आपकी कंसीडर होगी या सिग्निफिकेंट होगी। अब उसके लिए एक एग्जांपल इसने दिया है एनसीईआरटी में, रेन ड्रॉप इन एयर। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। इनिशियली जो रेन है उसका जो ड्रॉप है वो एक्सीलरेट कर रही है ड्यू टू ग्रेविटी। जब कोई रेन ड्रॉप ऊपर से गिरती है नीचे की तरफ तो क्या होगा, ग्रेविटी में गिर रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लगा होता है नीचे गिरने में। सपोज करिए रेन ड्रॉप आपका गिर रहा है इस टाइप से आपका, तो यहां पर जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है या एक्सीलरेट ये कर रहा है आपका, वो किससे कर रहा है आपका, ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको आप जी से डिफाइन करते हैं, जी से। नाउ वेलोसिटी इंक्रीजेस, रिटार्डिंग फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेस। अब जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, इसके ऊपर एक यहां पर एक उल्टा फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा। आपने देखा होगा जब आप गाड़ी तेज चलाते हैं तो उसके ऊपर आपका रिटार्डिंग फोर्स कह लीजिए या आपका ये कह लीजिए ड्रैग फोर्स कह लीजिए, ये सब क्या है बढ़ते चले जाते हैं। आप चलती गाड़ी में हाथ बाहर निकालेंगे तो जब उस पर आपका एयर टच होगी, जितनी तेज स्पीड होगी उतनी ही तेजी से वो आपके हाथ पर लगेगी। तो वो एक तरीके का आपके ऊपर ड्रैग फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स आपके ऊपर लगता है जितनी वेलोसिटी बढ़ती है। बट एक स्टेज, इस रेन ड्रॉप की अगर हम बात करते हैं, एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपका विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स प्लस बाइंड फोर्स किसके इक्वल हो जाएंगे, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। एक स्टेज ऐसी आएगी जब विस्कस फोर्स प्लस बायंट फोर्स इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल कैसे लग रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, और आपका विस्कस कैसे लग रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, और प्लस में बाइंड फोर्स भी आपका, ये आपका हो गया विस्कस बोलिए या ड्रैग फोर्स बोलिए, प्लस बाइंड फोर्स क्या होता है आपका, आपने पढ़ा होगा बाइंड फोर्स आपका है जब आपका एक डेंसिटी का डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर। इस रेन ड्रॉप की अपनी एक वेट है, जिसका अपना एक वेट है, और एक ये आपके एक एनवायरनमेंट में चल रहा है जहां पर डेंसिटी डिफरेंस चलता आ जा रहा है आपका।
या टेम्परेचर डिफरेंस बोल लीजिए, उसकी वजह से भी एक बाइंड फोर्स लगता है। यानी कि जितना आपका ये नीचे की तरफ है इसके ऊपर, उतना ही ऊपर की तरफ एक बाइंड फोर्स लग रहा है। जैसे इसका बेहतर एग्जांपल क्या है आपका, जैसे पानी के अंदर जब आप एक बॉल को, प्लास्टिक की बॉल को नीचे की तरफ दबाते हैं तो वो उतना ही आपके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ भी लगाती है। तो बेसिकली वो क्या हो रहा है आपका, आप पानी को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो इनकम्प्रेसिबल, वो उल्टा धक्का आपके ऊपर लगा रहा है। ऐसे ही ये रेन ड्रॉप जो है वो आपकी एयर के एनवायरनमेंट में चल रही है। तो जब एयर के एनवायरनमेंट में चल रही है तो उसके ऊपर एक बाइंड फोर्स ऊपर की तरफ भी लग रहा है। ये हमेशा लगता है हर एक चीज़ पे। जब भी आपका एक डिफरेंस क्रिएट होगा, टेम्परेचर का बोल लीजिए, डेंसिटी का बोल लीजिए, तब तब आपका बाइंड फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर आपका जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, जब ये दोनों इक्वल हो गए तो आपके पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, अब वो 0 हो जाएगा और आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आपकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, या एक्सेलरेशन आपका हो गया 0, तो या कांस्टेंट वेलोसिटी का आपका फंडा यहाँ पर बन रहा है। तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, आपकी कांस्टेंट। अब इस वेलोसिटी को इन्होंने, आपकी एनसीईआरटी ने नाम दे दिया टर्मिनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी एट इक्विलिब्रियम। सो दिस इज द रिलेशन, दिस इज योर ड्रैग फोर्स जो अभी आपने कैलकुलेट किया था, जब विस्कस फोर्स बोलिए, ये आपका रेडियस है। वीटी यहाँ पर जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी है, यानी कि जब आपका इक्विलिब्रियम आ गया है, इन बिटवीन बाइंड फोर्स प्लस विस्कस फोर्स इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आपकी जी क्या है, ग्रेविटी है यहाँ पर। ये दोनों क्या है, आपकी मास डेंसिटीज है। ये क्या है आपकी, रो एंड सिग्मा आर दी मास डेंसिटीज ऑफ द स्फेयर। स्फेयर की मास डेंसिटीज हैं, ये आपको न्यूमेरिकल में ज़्यादातर देते हैं। देन आपका ए आपका हो गया आपका रेडियस 4/3 πr3, आपको याद होगा। देन यहाँ से आप अपनी टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी विल बी कम्स आउट टू बी, जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, 2a³ रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाय 9 म्यू। एनसीईआरटी में इस म्यू को ईटा से डिनोट किया हुआ है उन्होंने, थोड़ा ध्यान देना इस पर। म्यू और ईटा दोनों सेम है। तो फाइनली ये आपकी टर्मिनल वेलोसिटी निकल के आई, और इसको याद कर लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट याद रख। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी आपकी स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ये स्क्वायर है आपका, स्क्वायर ऑफ द रेडियस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका विस्कोसिटी पे। यानी कि जितनी ज्यादा आपकी विस्कोसिटी होगी उतनी ही कम आपकी वेलोसिटी हो जाएगी, यानी कि विस्कस फोर्स डोमिनेट करेगा आपका। इसका यही सेंस बन रहा है। तो ये आपका फाइनल, यहां पर विस्कोसिटी आपकी कंप्लीट हो जाती है।